कश्मीर घाटी में एक बार फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारतीय पर्यटकों पर कायराना हमला किया गया है, जिसमें 26 से अधिक पर्यटक मारे गए हैं। ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम के दर्शकों, पाठकों और श्रोताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण जब देखो तब पाकिस्तान से आए आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में नरसंहार किया जाता रहा है और भारत के इस स्वर्ग को कलुषित किया जाता रहा है। तो इस संबंध में जब हम इतिहास में जाते हैं तो 1947 जब हमारा देश भारत आज़ाद हो रहा था, अंग्रेज जब भारत को छोड़ करके जा रहे थे तो उन्होंने भारत को कमज़ोर करने के लिए एक चाल चली थी। वह चाल यह थी कि उन्होंने भारत को वैसे ही छोड़ दिया था जैसे उन्होंने भारत पर कब्जा किया था। यानी यहाँ के राजाओं के शहंशाह तो वे बने रहे और जब छोड़ करके गए तो उन्होंने उसको वैसे ही छोड़ दिया और कहा कि जो राजा अपना राज्य पाकिस्तान में मिलाना चाहता है वह स्वतंत्र है, जो हिंदुस्तान में मिलाना चाहता है वह भी स्वतंत्र है, और जो किसी में नहीं मिलाना चाहता है अपना राज्य वह भी स्वतंत्र रहे। तो इसे लैप्स ऑफ पैरामाउंसी कहा गया। अब भारत की अनेक रियासतें तो भारत के साथ मिल गई थीं, कुछ पाकिस्तान में मिल गई थीं, लेकिन समस्या थी 3 रियासतों की। वे थीं हैदराबाद जहां निजाम का शासन था, जूनागढ़ जहां महावत खान का शासन था, और कश्मीर जहां महाराजा हरि सिंह का शासन था। जूनागढ़ की जब बात आती है तो वहाँ के जो नवाब थे महावत खान, वे पाकिस्तान में अपने को मिलाना चाहते थे जूनागढ़ को। नेहरू ने वहाँ जनमत संग्रह करके जान लिया जबकि यहाँ की जनता हिंदुस्तान के साथ रहना चाहती है, तो आनन फानन में सैन्य कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिससे डरकर महावत खान जो नवाब थे वे पाकिस्तान भाग गए। इनके बारे में एक यह भी कहावत है कि इन्होंने अपनी रानियों से ज़्यादा कुत्तों को महत्व दिया। कुत्तों की शादी कराने के लिए विख्यात थे। लगभग 400 से अधिक कुत्ते इन्होंने पाल रखे थे और उन पर बहुत सा पैसा खर्च करते थे। उनकी शादियों में शाही भोजन कराया जाता था, लाखों रुपया खर्च करते थे। जब ये भागे हैं तो अपने कुत्तों को तो सबको लिए गए, लेकिन अपनी कुछ बेगमों को छोड़ गए थे, भूल गए होंगे या कुछ हुआ हो। इस प्रकार से जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। आगे हैदराबाद की बात रही तो वहाँ भी सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चला करके, सेना भेज करके उसको भी भारत में मिला लिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, इनके बाबा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपए दे करके जम्मू कश्मीर को खरीदा था और वहाँ के हिंदू राजा बन गए थे। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या मुस्लिम थी और 20% हिंदू थे। जब अंग्रेज़ों ने कह दिया जो स्वतंत्र रहना चाहता है वह रह सकता है, तो इसका फ़ायदा लेने के लिए हरि सिंह ने कहा कि कश्मीर स्वतंत्र रहेगी। वे स्विट्ज़रलैंड
की तर्ज पर कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे और पर्यटकों की आय से माला माल हो जाना चाहते थे। लेकिन जिन्ना जो पाकिस्तान के बनाने वाले माने जाते हैं, उन्होंने हरि सिंह को पत्र लिखकर पाकिस्तान में विलय का संदेश भेजा और लॉर्ड माउंटबेटन भी गए भारत में विलय करने के लिए या पाकिस्तान में विलय करने के लिए, उनकी मंशा जानने के लिए। तो हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, वे लॉर्ड माउंटबेटन से मिले ही नहीं। इसके बाद सरदार पटेल ने मेनन को भेजा, जो विलय का कार्य देख रहे थे। अब मेनन जब जाते हैं हरि सिंह से मिलने की, कश्मीर को भारत में मिला लो, तब भी हरि सिंह जो थे वे सरदर्द का बहाना बना देते हैं और 2-3 दिन तक मिलते ही नहीं हैं। निराश होकर मेनन लौट आते हैं। भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर की समस्या वैसी ही बनी रही, क्योंकि वहाँ के राजा हरि सिंह न पाकिस्तान में जाना चाहते थे और न हिंदुस्तान में। वे अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन उसमें समस्या क्या थी? पाकिस्तान से लगा हुआ जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तान चाहता था कि वह उसमें मिले। जब राजा ने मना कर दिया और नेहरू, पटेल, इन सब ने हार मान ली राजा को समझाते समझाते जम्मू कश्मीर के, लेकिन वे नहीं माने। आज़ाद हुए कुछ समय व्यतीत हुआ था कि अक्टूबर 1947 में जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना से कहा कि तुम कश्मीर पर हमला करके उसे पाकिस्तान में मिला लो, और यह हमला कबायलियों द्वारा कराया गया। कबायली एक जाति होती है, पाकिस्तान की जनजाति है, जिससे कहा गया कि सेना के जवान भी कबायलियों के बेस में तुम्हारे साथ रहेंगे और जितना लूट पाओ उतना सब धन तुम्हारा, लेकिन कश्मीर को पाकिस्तान में लाओ। कबायली चल पड़ते हैं, एक तरफ से कश्मीर में घुसते हैं और लूटते हैं। गांव के गांव आग लगाई जाती है, लड़कियों और औरतों को उठा करके बलात्कार किए जाते हैं, और सारी संपत्तियों को लूटते हुए ये कबायली सेना जब आगे बढ़ती है तो उसका सामना हरि सिंह की छोटी सी सेना से होता है। हरि सिंह की सेना ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कबायली, जिनके वेश में पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल थे कबायलियों के इस झुंड में, वे बहुत अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में थे, जिसके कारण महाराजा हरि सिंह की सेना, सारी की सारी सेना मारी जाती है। हरि सिंह जम्मू आ जाते हैं और घबराकर भारत में विलय का संदेश भेजते हैं, और संदेश भेजते हुए अपने अर्दली से कहते हैं, अपनी सुरक्षा के इंचार्ज से कहते हैं कि यदि कल तक भारत की सेना कश्मीर की रक्षा करने के लिए नहीं आती है तो मुझे गोली मार देना। क्योंकि वे जानते थे यही काम पाकिस्तानी सेना जो आ रही है कबायलियों के बेस में, वो भी उनके साथ यही तो कुछ करेगी। फिलहाल भारत में कश्मीर का विलय हो जाता है, लेकिन कुछ शर्तें जोड़ दी जाती हैं, जिसके कारण आज तक कश्मीर की समस्या बनी रही। यहाँ की सेना जाती है और पाकिस्तानी जो कबायलियों के बेस में सेना थी उसको भगाती है, लेकिन लगभग आधे से कुछ कम हिस्सा कश्मीर का जो था उस पर पाकिस्तानी सेना कब्जा कर लेती है। इसे हम पाक अधिकृत कश्मीर आज तक कहते रहे हैं, और आज तक हम इसको
छुड़ा नहीं पाए हैं कश्मीर के इस भाग को। एक सीमा रेखा बना दी गई बीच में कश्मीर को, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और जो हिंदुस्तान में रह गई थी जब सेना गई थी, जो जितना बचा था उस हिस्से के बीच एक POK और लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, सेना LOC एक विभाजन रेखा बन जाती है। और तब से जो ये कश्मीर की सत्ता जब हस्तांतरित होती है भारत में, तो जवाहरलाल नेहरू उसे अपने एक मित्र शेख अब्दुल्ला के माध्यम से हस्तांतरित करते हैं। और शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि उनको एक कश्मीर का प्रधानमंत्री बने रहने दिया जाए, क्योंकि राजा हरि सिंह जो कश्मीर के प्रधान थे, राजा उनके प्रधानमंत्री थे शेख अब्दुल्ला, जो जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े मित्र थे। जवाहरलाल नेहरू उनको जेल से रिहा करवाते हैं जो बंद थे, और उनको सत्ता दे देते हैं। यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। वे शेख अब्दुल्ला धीरे धीरे कश्मीर को भारत से काटने लगते हैं, और 370 का जो प्राविधान इसके लिए किया जाता है वह भी शेख अब्दुल्ला की ही एक चाल थी, जिसमें यह प्राविधान था कि पाकिस्तान की कोई लड़की कश्मीर के युवक से शादी करके यहाँ की नागरिकता तो प्राप्त कर सकती है, लेकिन भारत के किसी राज्य की लड़की कश्मीरी युवक से शादी नहीं कर सकती है, वहाँ की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती है। कश्मीर का झंडा अलग होगा, और कश्मीर की सरकार जो है उससे पूछना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति भी यदि कोई निर्णय लें तो उसमें भी पूछना पड़ेगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगाने का प्राविधान रखा गया था। और शेख अब्दुल्ला तब से लग गए थे कि वे इसी प्रकार से धारा 370 का अनुपालन करते हुए उसके संरक्षण में कश्मीर पर अपना प्रभाव जमा सकें, जिसके लिए नेहरू जी की यह नेहरू जी का एक कृत्य और हो गया था कि उन्होंने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में उछाल दिया था कि यहाँ जनमत संग्रह संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में हो, और यहाँ के लोग जहाँ चाहेंगे पाकिस्तान या हिंदुस्तान में वहाँ उन जनमत संग्रह के अनुसार उनको मिलने दिया जाए। जब तक पटेल उनको रोकते तब तक यह नेहरू घोषणा कर चुके थे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मुद्दा ले जाने का मतलब है कि उसकी बर्बादी, क्योंकि आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी मुद्दे गए हैं किसी का भी निर्णय नहीं हो पाया है। यह भी दुर्भाग्य हमारे देश का रहा है। और यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान ने आधी कब्जा कर ली है, इसको छुड़ाने के लिए हमारे पास बहुत से अवसर आए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तब पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हथियार डालने पर भारत की सेना ने मजबूर कर दिया था, और वे सब भारत की जेलों में बंद किए गए थे। इंदिरा गांधी जी ने जब शिमला समझौता किया था, तब कहा था पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कि आप जो है हमारे जो अधिकृत कश्मीर है उसको छोड़ दीजिए, तो मैं आपके 90,000 सिपाहियों को छोड़ दूंगी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो समझौता करने आए थे बेनज़ीर भुट्टो के साथ, उन्होंने कहा कि वो 90,000 को आप रखिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ने जो आधी कश्मीर पर जो अपना कब्जा किया है उसको नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से यह भी अवसर चला गया। इंदिरा गांधी ने यहाँ के सारे सिपाहियों को भी छोड़ दिया, पाक अधिकृत कश्मीर हमें नहीं मिल पाई, और मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया, जिसके कारण पाकिस्तान का हस्तक्षेप अनवरत कश्मीर पर बना रहा, चाहे वह 1989-90 में पंडितों को भगाने वाली चाल हो। और तब से समय समय पर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर पर हमला करते रहे हैं।
ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।